लक्ष्य को पाने की जलती आग रखता हूँ, मन में इलाहाबाद और दिल में प्रयाग रखता हूँ। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी इलाहाबाद दिखाएंगे तुम्हें। हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे किताब इलाहाबाद ब्लूज़ का, जिसको लिखा है आयरिया सत्कारी अंजनी कुमार पांडे ने। अमेजन पे इसका मूल्य 134 रुपये है और इसे प्रकाशित किया है हिंदी युग्म ने, और इसमें पृष्ठों की संख्या है 94। और अगर आप जॉनर की बात करें तो इसमें जॉनर है जीवनी वृत्तांत। अंजनी कुमार पांडे जी का सन 2010 में ही आईआरएस के अफसर बन गए थे और सबसे कम समय में पासपोर्ट इशू करके गुजरात बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराया था। इनकी ज्वाइनिंग सूरत में लगी थी। उसके बाद से ये किताब लिखना शुरू किए थे और इन्होंने अपनी पुरानी यादों को और इलाहाबाद शहर को अच्छे से पिरोया है। किताब को इन्होंने 3 खंडों में लिखा हुआ है। पहला खंड स्मृतियाँ, दूसरा मध्यांतर और तीसरा वर्तमान। इसमें इन्होंने अपनी पूरी जीवन दशा शुरुआत से लेके आखिरी तक लिखी हुई है। चलिए हम पहले स्मृतियों से शुरू करते हैं। स्मृतियों में लेखक इलाहाबाद के बारे में बताते हैं कि कैसे वह अपने गांव प्रतापगढ़ से आए थे यहाँ इलाहाबाद, और यहीं पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और तमाम जगहों के बारे में वह बताते हैं, जैसे नैनी ब्रिज, यूनिवर्सिटी, संगम, हाई कोर्ट और भी बहुत सारी जगहों के बारे में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया हुआ है। इलाहाबाद के रूम लेकर रह रहे स्टूडेंटों में एक खास प्रकार का खाद्य पदार्थ फेमस है, जिसके बारे में लेखक कहते हैं, मैंने पहली बार किसी स्टूडेंट का रूम देखा था। छोटे से कमरे में जीवन जीने और पढ़ाई करने के सभी साधन मौजूद थे। जिन लोगों ने छात्र जीवन को घर से दूर रहकर जिया है, वे उस रूम का और रूम के संसाधनों का अंदाज़ा स्वयं ही लगा सकते हैं। रूम पर पहुंचते ही मैंने देखा कि आनंद ने एक मजे हुए कुक की तरह फटाफट स्टोव जलाया और एक ही कुकर में दाल चावल चढ़ा दिया। दाल कुकर में और दाल के बीचों बीच एक छोटे से लोटे में चावल। 15 मिनट में दाल चावल बनकर तैयार था। फिर अगले 5 मिनट में बैगन का भरता भी तैयार था, जिससे छात्र लोग चोखा कहकर बुलाते हैं। आनंद ने रूम पर मेरा स्वागत करते हुए कहा कि तैयार है डीबीसी, यानी दाल भात। इलाहाबाद से जुड़ी उनकी ढेर सारी यादें थी। वह उनमें खो जाना चाहते थे और हमेशा इलाहाबाद में ही रहना चाहते थे। इलाहाबाद की माटी से उनको प्यार हो गया था। ऐसी ही एक उनकी प्रेम कथा भी है। एक छोटी सी कहानी है। मेरे दिल के सादे पन्ने पर उसके नाम की ही स्याही फैल रही थी। प्रेम के अक्षर उभर रहे थे। उससे कभी बात नहीं हुई, उसे मौका नहीं मिला और मुझ में हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब भी नज़रें मिलती थी तो ऐसा लगता था कि मानो पल भर में ही सारी बातें हो गई हैं। लेकिन धीरे धीरे लंबे इंतजार ने उसको मुझसे दूर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रेम में विरह का भाव आने लगा और धीरे धीरे वह दिखना कम हो गई। कई बरस बीत चुके हैं, लेकिन उसकी नज़रें आज भी मुझे देखती हैं। कई बार तार्किक मन ने समझाया कि वह आकर्षण मात्र था। फिर दिल ने कहा कि अगर सिर्फ आकर्षण ही था तो समय के साथ जीवंत क्यों रहा। जो भी हो, प्रेम का वह पवित्र रूप जो मुझे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसे पाने खोने की शायद कोई ज़रूरत ही नहीं होती, मुझे छूकर गुजर गया। अब लेखक का प्रयागराज छोड़ने की बारी थी और जाना था दिल्ली। वहाँ पर उनको यूपीएससी की तैयारी करनी थी और वह दिल्ली पहुँच जाते हैं और दिल्ली की भी ढेर सारी यादें वह गुनगुनाते हैं। वहाँ पर इन्होंने 4 साल तैयारी की और फिर उनका हो गया सिलेक्शन। 6 मई 2010 को जब रिजल्ट आया तो हम सभी सफल थे। जिस तरह भागीरथ की गंगा से पूरी सृष्टि पवित्र हो गई थी, उसी तरह मुझे लगा कि उस सफलता ने मेरे 4 वर्षों की असफलता के दुख को एक झटके में ही धो दिया था। लियाकत सर की आंखें इस बार भी नम थीं। पिताजी का फ़ोन इस बार भी आया था और भैया का मैसेज भी। मेरे आंसू इस बार भी नहीं रुक रहे थे। मेरे पास ऊपर वाले की ओर से दिल की गहराइयों से देखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। मेरा दिल्ली आना सफल हो गया था और मैं घर खाली हाथ वापस नहीं जा रहा था। मैंने खुद पर कभी गर्व नहीं किया था, लेकिन माता पिता के सपनों को सच करने का एहसास मेरे भीतर हमेशा एक गर्व की भावना का संचार करता है। लेखक के लिए यह स्मृतियाँ बहुत मायने रखती हैं। अब दूसरे खंड में आते हैं, जिसका नाम है मध्यांतर। लेखक कहते हैं कि इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के बीच में एक मध्यांतर आता है, वह है उनका गांव। अब लेखक अपने गांव के बारे में सारे विस्तार से बताएंगे। लेखक अपने बचपन की यादों के बारे में बताते हैं कि कैसे वे लोग खा पी के निकल जाते थे और दिन भर खेलते रहते थे। शाम को अंधेरे में दिया में वो लोग पढ़ाई किया करते थे। संसाधन कम थे, लेकिन खुशियाँ और संतुष्टि उससे कहीं ज़्यादा थी। और लेखक ने उसके अपेक्षा में यहाँ के वर्तमान समय को दिखाया है कि यहाँ पर कितनी असंतुष्टि है सारी सुविधाओं के बावजूद भी। लेखक अपनी दादी के बारे में लिखते हैं कि माई एक इंस्टीट्यूशन थी,
वह इंस्टीट्यूशन भारत के प्रत्येक राज्य में अलग अलग नाम से मौजूद था। गुजरात में बा, महाराष्ट्र में आई और हमारे यहाँ माई। नाम कोई भी हो, काम एक ही था, परिवार को प्यार के धागे में बांध कर रखना। जॉइंट फैमिली का आधार थी माई। ग्रैनी, नैनी, ग्रैंड माँ के ज़माने में पहली वाली वह घर की मुखिया, घर की सेवक, घर की टीचर, घर की रक्षक, घर का स्तंभ थी माई। गांव में लोग बड़े सुकून से रहते थे, बड़ी शांति से रहते थे और अपनी संस्कृति का पालन करते थे और बच्चों की अच्छे से देखभाल भी करते थे। अपनी माँ की कहानी के माध्यम से उन्होंने ढेर सारी कहानियाँ बताई हैं, जैसे कि उनकी माँ की जब शादी हुई थी तो कैसा सिस्टम था, कैसे 3-4 दिन तक बारात आती रहती थी और दहेज में लोग नाम मात्र का लेते थे, और कैसे उस ज़माने में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन उनकी माँ आगे निकल कर आई थी और उन्होंने पढ़ाई की थी। उसके अलावा दहेज प्रथा और पढ़ाई के मामले में और बहुत सारी चीज़ें अपनी माँ के माध्यम से इन्होंने दिखाया है। अब किताब के तीसरे खंड में आते हैं, यानी कि वर्तमान। लेखक ने इसमें अपने वर्तमान की सारी यात्राओं का जानकारी दी है कि उनकी ज्वाइनिंग लगने के बाद वो लोग कहाँ गए। इनकी ज्वाइनिंग विदिशा में लगी थी, जिसका इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है, और भी बहुत सारी जगहों पर इन्होंने अपने को महसूस किया। कहीं भी रहते हुए वह अपने आप को इलाहाबाद में महसूस करना चाहते हैं और वह इलाहाबाद एक बार ज़रूर आना चाहते हैं और बार बार आना चाहते हैं। लेखक इलाहाबाद के माध्यम से कहते हैं, मैं इलाहाबाद हूँ। सदियों से लाखों लोगों की परवरिश करते हुए उनकी ज़िंदगी को नए मायने देता रहा हूँ। मेरी आबो हवा में रहकर लाखों डॉक्टर, इंजीनियर और हज़ारों अधिकारी देश विदेश में हर कोने में जाकर नाम कमा रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, वे जहाँ भी रहें खुश रहें। वैसे मेरे जैसे तमाम छोटे छोटे शहरों से ऐसे ही लोग जीवन में आगे निकलते रहते हैं। छोटे शहरों की यही संस्कृति है, यह अनवरत चलता रहेगा। लेखक और भी कई मुद्दे उठाते हैं, जैसे कि जो IAS अधिकारी खुदकुशी कर रहे हैं या तलाक कर रहे हैं उनके बारे में, और जो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसके बीच में वह अपने पिताजी को याद करते हैं, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। पापा के जाने का अभी तक मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी भी इस जीवन में यह कल्पना नहीं की थी कि मुझे उनके बिना भी इस दुनिया में रहना पड़ेगा। मुझे लगता था कि मेरे पापा कभी नहीं मरेंगे। अभी भी हमेशा यही लगता है कि जब भी घर जाऊंगा पापा स्टेशन पर लेने आएंगे, परंतु पिछले 2-3 बार से पापा रेलवे स्टेशन पर नहीं आते हैं और अब कभी भी नहीं आएंगे। अब मुझे उनके बिना ही स्टेशन पर जाने की आदत डालनी पड़ेगी। जीवन के सारे काम उनके बिना ही करने पड़ेंगे, जो उनके रहने पर उन्होंने मुझे कभी नहीं करने दिया। हकीकत में मुझे अब बहुत सारा जीवन ही उनके बिना जीना है। कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा समय भी आएगा जब पिताजी नहीं रहेंगे और घर की सारी चीज़ों को संभालने के लिए खुद को ही आगे आना पड़ेगा, मगर अब उनके बगैर ही जीना पड़ रहा है। और इसी तरह लेखक अपने जीवन की खट्टी मीठी यादों को हम सबसे साझा करते हुए चलते हैं। हम उनसे एक जुड़ाव महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि हम उनके साथ ही चल रहे हैं। आखिर में लेखक कहते हैं कि संस्मरणों का कोई अंत नहीं होता, हर डूबता दिन एक संस्मरण को जन्म देता है। हर इंसान का जीवन खट्टी मीठी यादों के खजाने से भरा होता है। मेरा जीवन भी कोई अपवाद ही है। पीछे मुड़कर जब देखता हूँ तो यह सवाल ज़रूर उठता है कि वर्तमान अच्छा है या अतीत। इसका उत्तर हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। मेरे विचार से अतीत और वर्तमान दोनों को निरंतरता से क्रम में देखना जाना चाहिए। किसी भी देश, समाज, समुदाय, वर्ग या व्यक्ति को अतीत उसके वर्तमान को न देखकर केवल प्रभावित करता है, बल्कि भविष्य के निर्माण सृजन के लिए दिशा निर्देशित करता है। अंजनी कुमार सर हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूरा छात्र भी हैं और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ और मेरा गांव भी प्रतापगढ़ है। और हम जैसे छात्रों के लिए यह कहानी अधिक जुड़ाव वाली महसूस होती है कि उन्होंने जैसे एक एक पल को जिया हुआ है वैसा हम भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए यह कहानी पढ़ने में और ज़्यादा रुचिकर लगी है। यह किसी एक की कहानी नहीं है, यह कहानी है उन अनगिनत लोगों की जो जुड़ाव रखते हैं अपने सपनों से, अपनी संस्कृति से, अपने अतीत से, अपने देश से, अपने शहर से, अपने गांव से और उन तमाम चीज़ों से जो उनके रास्ते में आई हैं और उन्होंने उसे महसूस किया है। अंजनी सर की जीवनी हमारे प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा उन्होंने जिया हुआ है और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, उसी हिसाब से चलकर हम लोग भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि लेखक ने अपनी किताब में कहा है कि भीतर के मोटिवेशन ज़रूरी होता है। UPSC को क्लियर करने के लिए जी तोड़ मेहनत की आवश्यकता है। इसे इस तरह लड़ा जाए कि यह लड़ाई अंतिम है, तभी 100% प्रयास लगेगा और सफलता भी निश्चित प्राप्त होगी। अंजनी सर की लेखनी की बात करें तो ऐसा लगता ही नहीं है कि यह उनकी पहली किताब है और वह नए लेखक हैं। ऐसा लगता है कि वह काफ़ी पुराने लेखक हैं और बहुत समय से लिखते आ रहे हैं। उनके देशज शब्दों का जो प्रयोग हुआ है इतना बेहतरीन था कि हम अपने आप को मंत्रमुग्ध महसूस करते हैं। उसके अलावा
उनके अलंकार के शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियाँ बहुत ही अच्छी थी, जिसको हमको कहानी में बांधे रखता है। खास करके गांव की सभ्यता और संस्कृति का और पुराने ज़माने का वर्णन इतना बेहतरीन था कि मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी खोज उन्होंने कैसे की होगी। हो सकता है वो अपनी दादी या अपनी मम्मी के पास बैठकर उन्होंने ढेर सारे समय तक इस बात को सुना होगा और समझा होगा, तब जाके हम लोग के सामने ये लोग प्रस्तुत कर पाए हैं। जीवन वृत्तांत लिखने में ढेर सारी आशंकाएं रहती हैं कि यह पाठकों को कैसा लगेगा, क्या वो लोग इससे जुड़ाव महसूस कर पाएंगे या नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि यह किताब आपको पूरी तरीके से जुड़ाव महसूस करती है। ऐसा लगता है कि जैसी जीवनी अंजनी सर जी रहे हैं वैसे ही जीवनी हम लोग भी उसको जी रहे हैं, और यह हमको पुरानी यादों में ले जाता है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी हैं। किताब पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत सारी खट्टी मीठी अच्छी और बुरी यादें आएंगी और आपको आनंद भी आएगा। तो आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।